हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 10 है गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन। तो इस चैप्टर का जितने भी पाठ के अंदर वाले अभ्यास के प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमें यहाँ पे न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखना है, हमें किसी तरीके का प्रमाण यानी प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ नियम को बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये रहा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो ये नियम का प्रतिपादन किया न्यूटन ने। प्रतिपादन किया मतलब नियम को दिया था। ठीक है, तो इसे सार्वत्रिक नियम कहा जाता है यानी यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। ये सिर्फ पृथ्वी पर लागू नहीं होता बल्कि पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया कि न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये पूरे ब्रह्मांड के लिए पिंडों पे लागू होता है। ठीक है, ये नियम क्या कहता है आइए समझते हैं। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पिंड है ए और दूसरा पिंड है बी, ये दोनों एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं, यही बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। और आगे देखिए, और दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इसका द्रव्यमान जो भी हो और इसका जो भी हो, ठीक है, तो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जितना द्रव्यमान को हम बढ़ाएं तो बल भी बढ़ेगा। समानुपाती उसे कहा जाता है कि एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़े, एक को कम करने से दूसरा कम हो जाए। द्रव्यमान को कम करेंगे दोनों पिंडों की तो बल भी कम हो जाएगा। ठीक है, वो समानुपाती हो गया। और इनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी को कम कर दिया जाए, एक के कम करने से दूसरा बढ़ जाए, दूरी अगर कम करें तो आकर्षण बल ज़्यादा बढ़ गया, दूरी अगर ज़्यादा करें, दूरी को बढ़ा दें तो बल क्या हो गया, वो कम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती की बात की गई उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे दो पिंड है, देखिए एक पहला है और दूसरा है। तो इनका दोनों का द्रव्यमान देखिए बिल्कुल क्या है, 5 kg है। तो इसका जो आकर्षण बल है इसके आकर्षण बल से क्या होगा, कम होगा। इसका द्रव्यमान 10 kg है और इसका भी 10 kg है, तो इस पर ज़्यादा बल से दोनों आकर्षित करेंगे इसकी तुलना में। ये 5 kg है तो इसकी तुलना में इस पर कम बल से दोनों आकर्षित करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ गया तो आकर्षण बल भी बढ़ गया। ठीक है, और द्रव्यमान कम हो गया तो आकर्षण बल भी कम हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों पिंडों के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए दूरी को कम कर दिया जाए तो बल ज़्यादा लगेगा, दोनों ज़्यादा बल से आकर्षित करेंगे। और दूरी यहाँ पे एक पिंड है और एक यहाँ पे, दूरी को हमने बढ़ा दिया तो बल भी क्या होगा, कम लगेगा। तो इसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको ये पूरा आपको लिखना है यहाँ तक और ये आपको नोट डाउन कर लेना है। F=G, ठीक है, कैपिटल G M और स्मॉल m बटे d²। G एक नियतांक है। क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण। तो ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यहाँ से आपको यहाँ तक कर लेना है, हो सके तो पिक्चर भी आप बना सकते हैं। तो समाप्त होता है ये प्रश्न क्रमांक पहला। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। पृथ्वी तथा उसके सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखना है हमें। ठीक है, बस यहाँ पे ग्रेविटेशन का यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो परिमाण होता है उसको ज्ञात करने का बस फार्मूला हमें लिखना है। तो इसको सिंपल तरीके से हम ऐसे लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल F=G m1 m2 बटे r²। यहाँ पे देखिए संकेत की मतलब क्या है, m कैपिटल M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, r जो है पृथ्वी का केंद्र और बीच की दूरी है, और g क्या है, एक अनुपातिक स्थिरांक यानी नियतांक कहा जाता है। तो ये दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न क्या है, मुक्त पतन यानी फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं। इसको समझना बेहद आसान है, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी है, तो दोनों का आंसर यहीं पे है। ठीक है, तो पहले का आंसर आपको करना है यानी मुक्त पतन का आंसर आपको यहाँ से करना है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो पृथ्वी के एक आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी को केवल इसी बल के कारण गिरती है यानी उसके गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की तरफ गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं।
तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने आकर्षण बल से खींचा जाना यानी गिरना जो है स्वतंत्र तौर पे, उसे कहा जाता है मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है। और दूसरे में क्या है देखिए प्रश्न, दूसरा है देखिए गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब वस्तुएं गिरती हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी पृथ्वी जब खींचती है तो पहले वस्तु की वेग क्या था, शून्य होगा। जब गिरने लगी यानी वेग में परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तो वेग में परिवर्तन किसके कारण हुआ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ, इसलिए इस परिवर्तन को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ से करना है। देखिए यहाँ पे समझिए, क्या गिरती हुई वस्तुओं का वेग कोई परिवर्तन होता है, जी बिल्कुल होता है। पहले उसका वेग शून्य था, ठीक है, और वायु उस पर अवरोध भी उत्पन्न कर रही है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उससे और ज़्यादा क्या होगा, वेग में परिवर्तन होता जाएगा। तो गिरते समय वस्तुओं की गति में दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए अब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ गिरेगी तो ऐसे नहीं तो कि ऐसे जाने लगेगी, ऐसे जाने लगेगी, नीचे ही तो गिरेगी, यानी गति की दिशा जो उसके नीचे की तरफ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वेग में परिवर्तन तो होगा। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है, यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। जी बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे स्मॉल जी द्वारा डिनोट किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, यानी निर्दिष्ट करते हैं, और जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस यहाँ तक हो गया, ये समझ में आ गया गुरुत्वीय त्वरण क्या है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान अर्थात मास और वेट में द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए मास और यहाँ पे वेट, पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए क्या है, पहले द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु की जड़त्व की माप होती है, यानी जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वो वस्तु उतना अधिक जड़त्व को प्राप्त करेगी, यानी जल्दी वो रुकेगी, ठीक है। और देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, यानी ब्रह्मांड के किसी भी पिंड पे चली जाए, चंद्रमा पे चली जाए, पृथ्वी पे चली जाए, मंगल ग्रह पे चली जाए, कहीं भी चली जाए, तो उसका द्रव्यमान वही रहे, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। और ये द्रव्यमान क्या होती है, जड़त्व की माप होती है, ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान में ये नहीं बदल। वहीं भार की बात की जाए, ये क्या होती है, तो भार जो है पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु एक निश्चित बल से आकर्षित करती है, और यह बल वस्तु के द्रव्यमान m और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल g पर निर्भर करता है। तो यानी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। जो जितने आकर्षण बल से उसे खींचती है वही उसका भार हो गया, इसे W द्वारा, ठीक है, सूचित किया जाता है। और उसका SI मात्रक क्या है, इसका SI मात्रक होता है जो बल का होता है, ये न्यूटन है, ठीक है। तो इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसका मतलब ये भार क्या है, सदिश राशि भी है, और ये द्रव्यमान अदिश राशि है। तो आइए दोनों में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। तो ऐसे आपको करना है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर निम्नलिखित है, यहाँ पे द्रव्यमान, यहाँ पे भार। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, वहीं भार की बात की जाए, किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय बल की माप है, यानी जिस बल से पृथ्वी आकर्षित करती है वही उसका भार हो गया, ठीक है, उसकी माप है वो। और दूसरा, द्रव्यमान का मान प्रत्येक पिंड के लिए वो नहीं बदलता, वो वही रहता है, चाहे वो वस्तु कहीं भी किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी पिंड पे चली जाए। और दूसरा देखिए भार जो है वस्तु का भार अक्षांश ऊंचाई किसी पिंड पर अलग अलग लग सकता है, क्योंकि जिस बल से वो पिंड उस वस्तु को आकर्षित करेगा बस वही उसका भार हो गया। अब इसके बाद SI मात्रक kg है और इसका SI मात्रक न्यूटन है। अब एक और भी आप बढ़ा सकते हैं, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। तो ये आपका क्लियर हो गया दोनों में अंतर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुणा क्यों होता है। तो इस प्रश्न का मतलब क्या आपको समझ में आया। देखिए इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए किसी अर्थ पर यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है 60 kg, तो मून पे उस वस्तु का भार कितना होगा 1/60, यानी इस 60 का 1/6 हो गया, 60 का इंटू 1/6, ठीक है, 10 बार में तो 10 kg ही होगा। पृथ्वी पर 60 kg और चंद्रमा पे 10 kg। ये क्यों होता है ये बताना है, यानी उसका छठा भाग होता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से आपको करना है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या समझ में आया
कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से अपेक्षा कम है। इसी कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। इसका मतलब हम यही समझते हैं कि चंद्रमा किसी वस्तु को कम आकर्षण बल से आकर्षित करता है, इसलिए भार कम है। तो भार क्या बताता है? किसी पिंड का आकर्षण बल कहीं को तो बताता है। समझ में आ गया? ये पूरा आपको लिखना है यहाँ तक। तो इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का पहला प्रश्न क्या है। एक पतली तथा एक मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल के बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? तो इसका काफ़ी आसान है, क्योंकि पट्टे का क्षेत्रफल काफ़ी कम होता है, जिससे क्या होता है, दाब ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको उठाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा कठिनाई होती है। क्षेत्रफल कम, क्षेत्र जो दाब देखिए वो क्षेत्रफल देखिए, दाब जो है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल होगा तो दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। तो डोरी का क्षेत्रफल काफ़ी पतली होती है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल काफ़ी कम है, इसलिए दाब ज़्यादा लगेगा। तो हमें ऐसे करना है, देखिए पतली डोरी हाथ के भाग पर बहुत कम क्षेत्रफल पर बल आरोपित करता है। क्षेत्रफल कम होने से हाथ पर अत्यधिक दाब पड़ता है, अर्थात दाब क्षेत्रफल और बल पर, अर्थात दाब जो है क्षेत्रफल और बल पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स एंड एरिया, यानी दाब इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। अतः अधिक दाब लगने से उठाने में कठिनाई होती है। समझ में आ गया आपको? अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्प्लावनता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, जब किसी वस्तु को, यहाँ पे आपको लिख लेना है तरल में। तरल में देखिए द्रव और गैस ये दोनों में काम करता है उत्प्लावनता, ठीक है। तरल में द्रव और गैस में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो उस वस्तु पर उसके ऊपर एक बल लगता है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो वो जो वस्तु की जो बल लगता है, इससे वस्तु के भार में कमी आती है, तो इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन कहा जाता है, ठीक है, और इसी को कहा जाता है उत्प्लावनता। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया क्या होती है उत्प्लावनता। अगला प्रश्न देखिए, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती या तैरती है? तो इसका हमें आंसर करना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगी। जैसे देखिए लोहे की कील जो है होती है और एक लोहे की कड़ाही होती है। तो लोहे के कील का जो क्या होता है, घनत्व क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है पानी से, यानी इसका एरिया काफ़ी कम होता है। भार तो दोनों का सेम है और इसका एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी इसका घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है नीचे की तरफ कार्य करता है और उत्प्लावन जो ऊपर की तरफ कार्य करता है, उसको तैरने में मदद करता है, ठीक है। पानी से वस्तु पर लगाया जाता है वो ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जाती है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वो डूब जाएगी, अगर कम हो तो वो तैरने रहेगी। समझ में आ गया? अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए, एक तुला जो वेटिंग मशीन है, आप अपना द्रव्यमान 42 kg, ठीक है, अगर आप अपना द्रव्यमान नापते हैं तो 42 kg नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 kg से अधिक है या कम, ये बताना है। आंसर काफ़ी आसान है, आपका वजन 42 kg से ज़्यादा होगा। वायु जो है वो तुला पे क्या करती है? उत्प्लावन बल कार्य करता है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर लगाती है, जो वेट में कमी को दर्शाता है, इसलिए आपका वास्तविक वजन 42 kg से ज़्यादा होगा। तो आपको आंसर ऐसे करना है, मेरा वजन 42 kg से अधिक है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में तुला पर द्रव्यमान मापा जा रहा है, तो चारों तरफ वायु ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाती है, उत्प्लावन बल कार्य करती है ऐसे, ठीक है, ऊपर की ओर, जिससे हमारे भार में कमी आती है, इससे कमी आ जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है इस सेशन का। आपके पास एक रुई का बोरा और एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों जो है वो 100 kg द्रव्यमान दर्शाते हैं, यानी बराबर है द्रव्यमान में। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं, वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? यानी बोरा भारी है कि वो लोहे की छड़ भारी है, और क्यों, कारण भी बताना है हमें। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, वास्तविकता में रुई का बोरा लोहे की छड़ से अधिक भारी है, क्योंकि रुई के बोरे का आयतन जो है लोहे की छड़ से अधिक है। तो आयतन बढ़ने से इसके बोरे पर वायु द्वारा आरोपित उत्प्लावन बल छड़ पर लगे उत्प्लावन बल से अधिक है, इसीलिए वो ज़्यादा भारी होगा। ये समझ में आ गया आपको? तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से